नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप जीएस विशेषांक की श्रृंखला के अंतर्गत पॉलिटी और हिस्ट्री के इस समय 2 सीरीज देख रहे हैं, जिसमें पॉलिटी के 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री का आज दूसरा लेक्चर आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है। कल हम लोगों ने अंत में सिख राज्य के विषय में अध्ययन कर लिया था। उसमें आंग्ल सिख युद्ध के बारे में एक पॉइंट रह गया था, उसको भी आज सम्मिलित कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। इसमें लाहौर की संधि हुई थी। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के मध्य हुआ था। अब इसके बाद हम लोग मराठा और मराठा राज्य संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में 1672 में हराया था। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय किस नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे। मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो सबसे पहले धार्मिक चेतना, दूसरा है भौगोलिक सुरक्षा, तीसरा है राजनीतिक जागृति और चौथा है उच्च नेतृत्व की शक्ति। वह कौन सा सेना नायक था जो बीजापुर के सुल्तान ने जिसे 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? वो अफजल खां था। संभाजी के बाद मराठा शासन को जिसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। अधोलिखित में क्रम पूछ रहा है, इन शासकों का क्रम पूछ रहा है मराठा छत्रपतियों का, जिसमें सबसे पहले आता है नाम शिवाजी का, उसके बाद संभाजी शिवाजी के लड़के थे, और उसके बाद राजा राम भी शिवाजी के दूसरी पत्नी के लड़के थे, और उसके बाद शिवाजी द्वितीय आते हैं जो राजा राम के लड़के थे, और अंत में छत्रपति साहू जी आते हैं। यहाँ पर शिवाजी के एक क्रम को अगर समझ लिया जाए तो इन राजाओं के कालानुक्रम को समझना भी आसान हो जाएगा। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, जिसमें से 2 पत्नी से पुत्र थे, और तीसरी पत्नी पुतलीबाई जो थी वो सती हो गई थी। शिवाजी की एक पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर, जिनके पुत्र का नाम संभाजी था, और एक पत्नी का नाम था सोयराबाई, जिनके पुत्र का नाम राजा राम था। ठीक है, अब आप समझ लेंगे शिवाजी के पुत्र संभाजी, शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम, फिर उसके बाद राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय, और अंत में छत्रपति साहू जी। अब आपको यह कालानुक्रम याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। याद रखिएगा, मराठा और अफगानों के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यह परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम पानीपत के तृतीय युद्ध को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और इस समय जो मुगल शासक थे उनका नाम शाह आलम द्वितीय था। पानीपत का युद्ध जो था वो अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच में हुआ था। उस समय पेशवा के पद पर बालाजी बाजीराव विद्यमान थे। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ सुजाउद्दौला ने दिया था, जो अवध का शासक था, नवाब था, और मराठा की तरफ का साथ भील प्रमुख इब्राहिम खान ने दिया था। एक प्रश्न और पूछता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? तो वो इब्राहिम गारदी ने किया था। ये पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न थे उसको मैंने 360 डिग्री में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित जी ने देखा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1775 से 1782 रही। इस युद्ध के दौरान कई संधियां हुई। पहली सूरत की संधि हुई 1775 में, जो राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य हुई। दूसरी संधि पुरंदर की संधि जो 1776 में हुई, हेस्टिंग व पूना सरकार के मध्य में। तीसरी संधि बड़गांव की संधि हुई जो 1779 में हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच में। और चौथी संधि सालबाई की संधि हुई जो 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य में हुई। इन संधियों का डेट और किसके मध्य हुई परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1750 में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना। बिल्कुल सही है। कारण है साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। यह भी कारण भी सत्य है, दोनों व्याख्या भी कर रहा है। दिए गए पेशवाओं का क्रम क्या है? इसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 के बीच। दूसरे नंबर पे बालाजी राव प्रथम जो 1720 से 1740 तक थे। बाजीराव प्रथम नाम है। और अगला क्रम है बालाजी बाजीराव जो 1740 से 1761 के बीच में। और अगला क्रम है माधवराव का जो 1761 से 1772 के बीच में है। अगर हम क्रम को एक बार और रिपीट कर लें, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, और उसके बाद माधवराव। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्य के मामले में शिवाजी का एक मंत्रिपरिषद से सलाह लेते थे। बिल्कुल सही बात है, अष्टप्रधान कहलाता था। और अगला कारण है कि प्रत्येक मंत्री को विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। यह बात गलत है।
किस समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? बालाजी बाजीराव के समय। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के समय आक्रमण पानीपत की लड़ाई 1761 में लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में हुआ? मराठों के अभिलेखों में। कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खां, जो नजीमुद्दौला के नाम से भी जाना जाता है। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ग्वालियर राज्य का संस्थापक जीवाजी राव सिंधिया। अगला प्रश्न है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अगला प्रश्न है, मराठा मंडल और मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गईं और चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह कथन किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस पेशवा ने अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बार भाई नाम से 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो माधवराव नारायण के अबोध होने पर। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उसके बाद मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में गया? ताराबाई के हाथ में गया, जो राजा राम की पत्नी थी। इसका उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी? तो 1627 और 1674 में। अष्टप्रधान नाम का मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में होता था। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था, तो ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मराठा, मुगल, राजपूत, सिख में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो मराठा। अब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध को एक दृष्टि में देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। अब मराठाओं द्वारा की गई प्रमुख संधियां जो एक दृष्टि में देख लेते हैं। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। दूसरी संधि संगोला की संधि जो 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई थी। भलकी की संधि 1752 में बालाजी व हैदराबाद निजाम के मध्य हुई थी। राक्षस भुवन की संधि 1763 में माधवराव और हैदराबाद के मध्य हुई थी। कंकापुर की संधि जो हुई थी वो 1769 में माधवराव और जनोजी के मध्य हुई थी। सूरत की संधि इंपॉर्टेंट संधि है, 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में माधवराव नारायण राव और अंग्रेज के मध्य हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी, माधवराव नारायण राव और अंग्रेज के मध्य। सालबाई की संधि 1782 में माधवराव नारायण राव और अंग्रेज के मध्य। बेसिन की संधि इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुई थी। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को भोसले बरार और अंग्रेज के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेज के मध्य हुई थी। राजापुर घाट की संधि 1804 को होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। पूना की संधि 13 जून 1813 को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब हम लोग बंगाल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। कल हम लोगों ने इस पर एक चर्चा की थी। प्लासी का युद्ध का मैदान कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764 में। अब बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। इस दृष्टिकोण से हम लोग बक्सर के युद्ध को देख लेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ और यह युद्ध अंग्रेजों और तिकड़ी के बीच में हुआ। तिकड़ी का मतलब क्या है? इसमें 3 लोग एक गठबंधन बना के थे, जिसमें मीर कासिम था, शुजाउद्दौला अवध का और शाह आलम द्वितीय जो उस समय नवाब था मुगल। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के साथ बक्सर का युद्ध लड़े, जिसमें अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था उसे पराजित कर दिया। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था।
और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, जो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। और इसके बाद 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इस प्रकार आपने बक्सर के युद्ध को 360 डिग्री में देख लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी है? बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के। ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल की घटना है? तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल की घटना है। ब्लैक होल की घटना के समय सिराजुद्दौला शासक था और 20 जून 1765 की रात 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें जब सुबह अगले दिन खोला गया तो 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। इन चारों युद्धों के बारे में पूर्व में आपको विधिवत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी, मेघालय में। अगला प्रश्न है, कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शीद कुली खां। बंगाल के नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कहाँ के थे? तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे। अब हम बंगाल के नवाब का क्रम देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 में, सुजाउद्दीन 1727 से 39 में, सरफराज खां 1739 से 1740 में, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 में, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 में, मीर जाफर 1757 से 1760 में, मीर कासिम 1760 से 1763 में, और मीर जाफर फिर से 1763 से 1765 में, नजमुद्दौला 1765 से 1766 में, और सैफुद्दौला 1766 से 1770 में, और अंत में मुबारक उद्दौला जो 1770 से 1775 के। बंगाल राज्य के बाद अब हम लोग मैसूर राज्य पढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में 1769 तक जो हुआ था उसमें कौन जीता था? तो वो हैदर अली विजयी हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। वह कौन ब्रिटिश था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? आयरकूट था। हैदर अली, टीपू सुल्तान और मीर कासिम ने कौन भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर के युद्ध में। और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799 के आंग्ल मैसूर युद्ध चौथे में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई 4 अप्रैल 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि हुई मार्च 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध की मध्य दिवंगत हो गया 1799 में। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहां पर? सरघना, मेरठ में। अधोलिखित कथन सत्य है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने का निर्माण किया था, सही है। आमेर में सवाई राजा जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। अगला यह चार्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के संघर्ष के बारे में है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हैदर अली सुल्तान था। बंगाल का गवर्नर बेरेलस था और संधि हुई थी मद्रास की 1769 में। विशिष्ट तथ्य है कि दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित इस युद्ध में नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों थे, क्योंकि हैदर अली इसी युद्ध में मारा जाता है और फिर उस युद्ध को कंटिन्यू टीपू सुल्तान करता है। बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में मैसूर का सुल्तान टीपू था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में सुल्तान था मैसूर का टीपू और बंगाल का गवर्नर बेलेजली, और संधि हुई थी मैसूर की सहायक संधि। और इसमें एक विशिष्ट तथ्य यह है कि मैसूर में वांडियार का युद्ध वंश का स्थापना हुआ और अंग्रेजों ने वाडियार वंश में कृष्ण के साथ इसमें संधि कर ली थी। मैसूर राज्य के बाद अब हम उस समय के कुछ स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक की एक सूची देख लेते हैं जो 18वीं सदी से संबंधित है। अवध के संस्थापक सादत खां, जिनको बुरहानुल मुल्क कहा जाता था, 1739 में। हैदराबाद, जिसे दक्कन भी कहते हैं। चिनकलीज खां, जिसका उपनाम निजामुल मुल्क था, 1724 में। रुहेलखंड, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, 1714 में। बंगाल, मुर्शीद कुली खां, 1713 में। कर्नाटक, सादुतुल्ला खां, 1717 में।
भरतपुर जो जाट राज्य था, चूड़ामन और बदन सिंह 1700 में, राजपूताना अजीत सिंह, सिख बंदा सिंह, मैसूर हैदर अली और त्रावणकोर मार्तंड वर्मा और अहोम रुद्र सिंहा और मराठा पेशवा बाजीराव विश्वनाथ। इनके बाद इनके संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। अवध में अंग्रेजों राज्यों के विलय के समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खां, अभी देख चुके हैं। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों पर आधारित थी, उसके लेखक कौन है? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह। हैदराबाद के राज्य के संस्थापक चिंकलीज खां। महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा वेधशालाओं का निर्माण किया गया था 5 जगह पे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जो खगोल वेधशाला है जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, उसे किसने बनवाया था? तो जय सिंह द्वितीय ने। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? तो सफदर जंग को। मैसूर, अवध और हैदराबाद में कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? तो वो अवध राज्य था। यह क्रम अभी हम लोगों ने देख लिया है, प्रश्न में आया था, फिर से देख लेते हैं। हैदराबाद निजामुल मुल्क, अवध सआदत अली खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अर्काट साउदुल्लाह खां, केरल में मार्तंड वर्मा। और अगला प्रश्न है, वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी रुहेलखंड की। किस मुगल शासक ने राजपूत शासक सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1722 में सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। यूक्लिड रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। किसने लिखा था कि राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे के अंदर घुसकर उसे जला डाला? तो मनुची ने लिखा। भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली थी? चूड़ामन ने 1700 में, अभी पढ़ चुके हैं। जाटों के अफलातून किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1805 में। मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ी का निर्माण किसने किया था? आसफुद्दौला ने 1784 में। अवध के राजा की उपाधि धारण की थी सआदत अली ने। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या की? सआदत खां ने। अवध के नवाबों का सही क्रम क्या है? वजीर अली, सआदत अली खां, मोहम्मद अली शाह और अंत में वाजिद अली शाह। इस प्रकार जितने भी छोटे राज्य थे और उनसे संबंधित जो भी स्वतंत्र राज्य थे, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते थे, उसको हम लोगों ने देखा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना रिवीजन बरकरार रखिए। पेपर जल्द ही डेट आने लगेगी। डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती है, उसके पहले आप अपनी तैयारी को बना लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।